अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सज्जल अली की। सज्जल अली की आजकल कुछ वीडियोस जो कि सामने आ रही हैं, उनको देखकर लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम कौन सी वाली सज्जल को असल समझें। ड्रामा सीरियल जंजीरें में देखें या फिर ड्रामा सीरियल में मंटू नहीं हूँ उसमें देखें, कोई भी ड्रामा उठाकर देखें, सज्जल के लिबास को देखें, सज्जल के किरदार को देखें, मासूमियत को देखें, उस पर यकीन करें। या फिर वो सज्जल जो कि आजकल थाईलैंड घूमने गई हुई हैं और उस लिबास में जो कि ना तो पाकिस्तानी एक्सेप्ट करते हैं, ना ही पाकिस्तानी लिबास है, ना ही मुसलमानों वाला लिबास है, उस लिबास को देखकर लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम कौन सी वाली सज्जल को एक्सेप्ट करें, कौन सी सज्जल को हम सोचें कि ये है असल सज्जल। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, हमारी सेलिब्रिटीज़ बाहर घूमने जाती हैं, उनके लिबास में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, वो लिबास ही टोटली चेंज कर देती हैं। और ये तो कुछ ऐसी हैं जो पाकिस्तान से जब बाहर जाती हैं तो ऐसा लिबास पहनती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे लिबास पहनती हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मेरी नज़र से एक वो वीडियो गुजरी कुछ टिकटॉकर्स की, जो अक्सर वो रोना धोना कर रही होती हैं, सीकलियां सानू ब्लैकमेल कर रहा है, कराची का बंदा। आप यकीन करें, लाहौर की सड़कों पर वो कच्छे पहनकर घूम रही थी। उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने जानबूझकर ये हरकत की, जिसमें वो ये बता रही थी कि ऐसी अपनी गड्डी वाश करा रही है, साढ़े कोल गड्डी हैगी वा। और साथ वो दिखा रही थी कि उनके साथ जो रेगुलर वीडियो में आती है लड़की, वो कच्छा पहन कर बैठी हुई थी और उसने खुद भी जो वीडियो बना रही थी उसने भी कच्छा पहना हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ और कब ऐसा होता था कि लाहौर की सड़कों पर लड़कियां ऐसे लिबास पहनकर घूमें या ऐसा लिबास पहनकर ये शो ऑफ करने की कोशिश करें कि हम बहुत ही एलीट क्लास फैमिली से। यकीन जाने, एलीट क्लास की फैमिली की लड़कियां बिला वजह लोगों ने बदनाम की हुई हैं। अमीर लोग ऐसे होते हैं, अमीर लोगों में भी सुलझे हुए बेतहाशा लोग हैं। क्या हम इस्लामाबाद में नहीं रहते? इस्लामाबाद की सड़कों में मुझे कभी ऐसी कोई लड़की नज़र नहीं आई जो बहुत बड़े घर से निकली हो और उसने कच्छा पहना हो। इतने महंगे, आप यकीन करें, इस्लामाबाद में 1-1 अरब रुपए का घर है, लेकिन उस घर से जब कोई लड़की निकलती है, मैंने कभी नहीं देखा अगर वो वॉक के लिए भी निकली है तो उसने कच्छा पहना हो। लेकिन अगर हम टिकटॉक उठाकर देखते हैं तो वो लड़कियां जिनका ताल्लुक एक इंतहाई गरीब फैमिली से होगा, टिकटॉक लाइव कर रही होंगी, एक गाड़ी ले लेंगी और अपने जब शॉपिंग के लिए जा रही होंगी तो अपने आप को ऐसे शो कर रही होंगी जैसे वो बहुत अमीर हैं, किसी बहुत बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन हम जब देखते हैं अमीर, मालदार और बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां बहुत डिसेंट और सोबर कपड़े पहन कर आती हैं। अभी परसों की बात है, मैं इस्लामाबाद हाई टी पर गया हुआ था और आप सोचें कि पाकिस्तान का सबसे महंगा और सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट, वहाँ पर मैं बैठा हुआ था, वहाँ मुझे कोई लड़की ऐसी नज़र नहीं आई जिसने कच्छा पहना हो। लेकिन टिकटॉक पर ऐसी लड़कियाँ देखने को मिलती हैं, हैरान हो जाता हूँ। खैर, बात मैं सज्जल अली की कर रहा था कि सज्जल अली वेकेशन पर गई हुई हैं जी वहाँ पर थाईलैंड पे। ये इनकी बहन सबूर अली, उनके लिबास को देखकर सभी लोग परेशान होते हैं, लोगों को गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ जब उनकी अदाकारी को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। मैं अगर आपको सच बताऊं तो मुझे सज्जल की अदाकारी अच्छी लगती है, उसकी आंखों की मूवमेंट, और आंखें भी वैसे भी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी आंखें इतनी हैं, तो वो सभी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुसी गलत ना समझना, एक तो तुसी फ़ौरन कमेंट सेक्शन ही लिख देते हो ना, भाभी देख रहे हो, भाभी को पता चल जाएगा। यार सच में देखें, अगर सज्जल को आप उस तरह देखें तो बहुत खूबसूरत भी हैं, उनकी अदाकारी भी बहुत अच्छी है और एक मंझी हुई अदाकारा की तरह वो एक्टिंग करती हैं। हालांकि लगती बहुत छोटी सी हैं, एडी छोटी नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत कम एज लगती हैं। लेकिन उसके बावजूद जब आप किसी अदाकारा को इतना ज़्यादा पसंद करते हो, उसकी एक्टिंग, उसके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और फिर अचानक से आपके सामने वो एक ऐसे लिबास में सामने आती है कि देखने के बाद बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है कि यार ये कौन सा असल चेहरा है। वो चेहरा जो हमें ड्रामों में नज़र आता है वो असली है, वो चेहरा जो हमें आम तौर पर किसी जगह पर पाकिस्तान में किसी इवेंट पर बहुत अच्छे लिबास में दुपट्टे में ये नज़र आती हैं, वो असल चेहरा है। या रमज़ान में जो ट्रांसमिशंस चलती हैं उसमें आती हैं तो उस वक्त वो बहुत अपने आप को इन्होंने कवर किया होता है दुपट्टे और शलवार कमीज़ के साथ,
वो असली चेहरा है या फिर ये असली चेहरा है जब ये पाकिस्तान से बाहर जाती हैं। तो बात ये नहीं है कि आप कमेंट सेक्शन में सज्जल को या किसी को बुरा भला लिखने लग जाएं। हाँ, हम ये ज़रूर लिखेंगे कि सज्जल आप हमें इस लिबास में अच्छी लगती हैं कि जब आप नई नई ड्रामों में आई थी और आपका वो मासूम चेहरा, आपकी कमेज, पर्सनैलिटी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। लेकिन आज सज्जल के पास इतना पैसा आ गया, इतना नाम आ गया है, सबूर सज्जल दोनों बहनों के पास, कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस लिबास में और किस जगह घूम रहे हैं। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं निम्रा मेहरा के बारे में। आप सभी को पता है कि निम्रा मेहरा कभी पाकिस्तान आइडल से निकाली गई थी और उसके बाद इन्होंने रोते हुए वहाँ से ये जा रही थी रोते रोते, और इनको बहुत दुख हो रहा था कि मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है, मेरी इतनी अच्छी अदाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे निकाल दिया गया। और इन्होंने ये भी तनकीद की थी कि निकालने वाले हैं कौन, जिनको खुद गुलकारी का नहीं पता, अदाकारी का नहीं पता। खैर, फिर उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाया अपनी अदाओं से। आवाज़ तो थी लेकिन जो इनकी अदाएँ थी उसके लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हुए और फिर निम्रा मेहरा पाकिस्तान की एक बड़ी सिंगर बन गई। खैर, निम्रा मेहरा एक प्रोग्राम में आई हुई थी, मोहसिन अब्बास हैदर उनसे पूछते हैं कि ये बताएं कि दूल्हे राजा कैसे होने चाहिए। अब बेशुमार ऐसे लोग हैं जो निम्रा मेहरा का गाना सुनते हुए वीडियो में टिकटॉक पे नीचे लिखते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दीवाना हूँ, आई लव यू, और ये वो ऐसे बेतहाशा कमेंट्स होते हैं और देखकर बंदा हैरान होता है कि यार उसने तो कमेंट भी नहीं पढ़ना और आप जो हैं वो लिख रहे हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जायदाद तुम्हारे नाम लगा दूंगा, पैसा सारा तुम्हारे नाम लगा दूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। कुछ लोग रो रो के भी मैसेज कर रहे होते हैं। कड़े लोग होते हैं यार, आप मुझे सच बताना, ऐसे लोग होते हैं वाकई। अच्छा, खैर, निम्रा मेहरा से पूछा गया कि आपको किस तरह का दूल्हा चाहिए। जो बाकी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, भाई ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन एक जो बात है ना वो उनकी मुझे सुन करना अच्छा लगा कि ऐसा बंदा चाहिए जो किसी भी सिचुएशन को बहुत तहम्मुल से हैंडल कर सके। अब ये बड़ा अहम जो पॉइंट है ना, बहुत अहम है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो गुड लिसनर हो, सुनने वाला हो, बात को समझने वाला हो और किसी भी मामले को बहुत अच्छे और तहम्मुल से उसका हल निकाल सकता हो, उस बात को समझ सकता हो, उस मसले का हल निकाल सकता हो। लेकिन यहाँ पर ये बात क्यों की गई? क्योंकि निम्रा मेहरा भी अपनी ज़िंदगी में किसी से बेपनाह मोहब्बत कर चुकी है और उन्होंने एक वीडियो में बताया भी कि मैं उससे मोहब्बत करती थी, वो बेवफा निकला। ऐसे लोगों नहीं होने चाहिए। वो रोने लग गई और अपनी मोहब्बत की कहानी सुनाते सुनाते ऐसा रोई कि उनके आंसू देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि एक्टिंग कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इनसे बेपनाह मोहब्बत का दावा किया और इनके साथ वक्त गुजारा और आखिरकार अपना दामन छुड़ा लिया। जिस तरह से सबा कमर बताया करती थी कि एक शख्स जो इनसे 7 साल तक ये कहता रहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फिर उसने इनके साथ वक्त भी गुजारा। अब वक्त गुजारने का मतलब मेरा डीपली होता है, क्योंकि जाहिर है 7 साल तक आप मुल्क से बाहर भी जाते हैं, 7 साल तक आप मुल्क में भी एक जगह, हर जगह पे डेट कर रहे होते हैं, किसी भी इवेंट पर साथ होते हैं, हर जगह आपकी तस्वीरें आ रही होती हैं सोशल मीडिया पर। आप जब वेकेशंस पे जाते हैं एक ही होटल में ठहर रहे होते हैं, एक ही कमरे में ठहर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें लीक होती रहती हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा सबा कमर या निम्रा मेहरा के बारे में, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब सबा कमर ये कहती हैं कि 7 साल तक उस शख्स ने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारी और 7 साल के बाद उसने कहा उसके घर वाले नहीं मान रहे, वो कहती है कि नाच गाने वालों से हम शादी नहीं करवा सकते तुम्हारी। भाई 7 साल तक वो शख्स इनके साथ घूमता रहा, वो कैसा मर्द होगा जो 7 साल तक इसको लारे लगाता रहा यार। मतलब सबा कमर को कहता रहा कि भाई मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अब क्या 7 साल तक माँ बाप ने नहीं मना किया कि तुम एक ऐसी औरत के साथ फिर रहे हो जो नाच गाना करती है, ड्रामों में काम करती है, जिसका काम बकौल सबा कमर के कि कंजरों वाला काम, ठीक है, वो खुद को गालियाँ देकर भी वो बात करती रही कि मैं कंजरी हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सारी बातें सबा कमर खुद अपने मुँह से करती हैं। लेकिन 7 साल के बाद आपको पता चला कि नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो क्या उन लोगों को क्या कहना चाहिए जब वो किसी की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद करते हैं उनके साथ? ठीक है, माना भाई ये ड्रामों में काम करने वाली हैं, फिल्मों में काम करने वाली हैं, गाने बजाने वाली हैं, क्या इनके सीनों में दिल नहीं है यार? क्यों आप लोग किसी को लारे लगाते हैं? अभी एक टिकटॉकर है,
जिनकी वीडियोस भी लीक हुई थी, क्या नाम है उनका, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो वो ये कहती रही कि मेरे अलावा किसी के पास गए तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ये कर दूंगी वो कर दूँगी। क्या हुआ, उसने कोई और अपने साथ रख ली। ये टिकटॉकर्स के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको लगता है कि मेरा जो सेंडर है, जो मुझे पैसा सेंड करता है, वो मुझे अपने पास बुला लेगा। दुबई, आप दुबई जाती हैं, फ्रांस जाती हैं घूमने, आपको लगता है वो आपसे इश्क करता है। इश्क नहीं करता, वो आपके अलावा न जाने कितनों को पैसे देता है, कितनों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, कितनों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है। लड़कियों को ये बात समझनी चाहिए कि आपको पैसा देने वाला ही आपसे मोहब्बत नहीं करता। आपको इज्जत देने वाला, आपको अपनी दुल्हन बनाने वाला, अपने घर में रखने वाला, अपने माँ बाप या फिर दूसरी शादी करने वाला, अपनी बीवी को बताने वाला कि ये मेरी बीवी है, अब से ये मेरी दूसरी बीवी है या तीसरी बीवी है, इसकी इज्जत करनी है। अगर इज्जत नहीं कर सकती तो आपको अलग से घर वो लेकर दे। आपको अगर उसकी बीवी, उसके घर वाले आपकी इज्जत नहीं कर सकते तो आपको अलग घर लेकर दे, आपकी ख्वाहिशात, आपकी ज़रूरियात सब पूरी करे, तब समझ में आता है कि कोई आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन आजकल की लड़कियों को ये लगता है कि जो लड़की या जो लड़का उन पर पैसे खर्च करता है, उनको खिलाता पिलाता है, गिफ्ट्स देता है, वो उनसे मोहब्बत करता है, और कुछ ही अरसे के बाद पता चलता है कि उसकी शादी तो किसी और से हो रही है। फिर सबा कमर की तरह, निमरा मेहरा की तरह इन सब के दिल टूटते हैं। इन्हीं लोगों को देखकर आप लोगों के दिल में भी ख्वाहिशात पैदा होती हैं। तो याद रखें, इज्जत से जो आपको ब्याह के ले जाए ना, वही अच्छा इंसान है। और जो निमरा मेहरा कह रही थी कि सुनने वाला अच्छा हो, समझने वाला हो, तो मैं एग्री करता हूँ कि शादी ऐसे ही बंदे से करनी चाहिए जो आपको सुन सके, आपको समझ सके। और किसी भी एक्ट्रेस या मॉडल या सिंगर से शादी करने से पहले अमीर से अमीर बंदे को यही बात समझाना चाहता हूँ कि अगर इतनी बर्दाश्त अंदर है कि वो रोमांटिक सीन कर रही है, आज वो किसी से मिलने गई है, आज वो रिकॉर्डिंग पे है, आज वो एक फिल्म में सीन कर रही है जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांटिक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ये सब बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर शादी करो। और अगर ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो फिर एक्ट्रेस, मॉडल्स, सिंगर्स, इन लोगों से शादी ना करो। क्यों? कल जो उसका तमाशा बनाओगे, उस पर पाबंदियाँ लगाओगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मार कुटाई होगी, तो बेहतर है ना कि ना करो। दिल बड़ा है तभी यारी लगाओ, वरना क्या किसी को बदनाम करना या उसके लिए मुश्किलात खड़ी करना। पता नहीं मैंने लंबाई कर दिया इसको, लेकिन मेरे दिल में ये बातें थी, मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि जो देता है वो मोहब्बत कर रहा होता है। ना, ऐसा सच नहीं है। खैर, चलते नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी टीपू शरीफ के बारे में, जिनको आजकल आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं। लेकिन एक वक्त था जब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हीरो का किरदार किया करते थे, अब ये स्पोर्टिंग किरदार करते हैं। अभी इन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। लोगों को लगता है कि ये इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो यकीनन पैसा भी बड़ा कमा रहे होंगे। लेकिन इनको कितना पैसा मिलता है, कितना ये कमाते हैं, और उसमें इनका गुजारा भी होता है, नहीं होता, अपनी ज़िंदगी का मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, और अपने साथ साथ उन कुत्तों की खुराक निकालने के लिए जिन कुत्तों को नॉर्मली लोग जहर दे के मार देते हैं, गाड़ी के नीचे दे के मार देते हैं, गोली से मार देते हैं, मतलब जो गली में कुत्ते फिर रहे होते हैं, उन कुत्तों की खुराक के लिए ये पैसा कैसे निकालते हैं। अब एक वक्त था जब ये बड़े ड्रामों में हीरोज़ के किरदार किया करते थे, हीरो आया करते थे, लेकिन अब इनको स्पोर्टिंग किरदार मिलते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये इंकशाफ किया कि लोगों को लगता है कि हम एक्टिंग से बड़ा पैसा कमाते हैं। एक्टिंग से इतना पैसा नहीं मिलता। अगर मैं सिंगिंग ना कर रहा होता, मुझे कॉन्सर्ट ना मिलते, तो यकीन जाने कि मुझे कोई जॉब करनी पड़ती अपना घर चलाने के लिए और साथ में इन कुत्तों का खर्चा पूरा करने के लिए। ये तो मुझे पता ही नहीं था ये सिंगिंग भी करते हैं। खैर, वो ये कह रहे थे कि अगर मुझे कॉन्सर्ट्स ना मिलते, मैं गाता ना, तो मुझे शायद इतना पैसा ना मिलता। अब एक सीरियल से ये पैसा कितना कमाते हैं। इन्होंने बताया कि अभी मैं एक जियो का प्रोजेक्ट कर रहा था, तो उसमें मुझे जो कपड़े चाहिए थे, उन कपड़ों पे जो खर्चा आया वो तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए आया, और जो मुझे पैसे मिले हैं वो तकरीबन 20-22 लाख या 25 लाख रुपए मिले। अब अगर आप 8 महीने उन्होंने कहा कि 8 महीने मैंने उनको दिए, 8 महीने में ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन सेट पे जाना पड़ता है, शूट डेज होते हैं, उन पे जाना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि तकरीबन 20-25 लाख रुपए मिले, उनमें से 8-9 लाख रुपए के सिर्फ कपड़े आए।
अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 8-9 लाख रुपए के कपड़े आ गए, तो बाकी पैसे जितने बचे उनमें आपको अच्छी गाड़ी, पेट्रोल, घर, रेंट, फ्यूल, ये वो सब चीज़ें और साथ में कुत्तों का खर्चा, तो इतने पैसों में कैसे गुजारा? तो उन्होंने कहा कॉन्सर्ट। इसके साथ साथ उन्होंने एक और गिला ये किया कि हम टीवी पर मैंने इतना अच्छा ड्रामा किया, इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया, आप सबको याद होगा, जब मैं नाम भूल जाता हूँ ना तो साइड पे चल रहा होता है, देख लिया करें। खैर, वो ये कहते हैं कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया, लेकिन उसके बावजूद 6 साल हो गए हम टीवी ने मुझे कास्ट नहीं किया। हम टीवी के करता धरता है महेश और मोमना दुरैत तो है ही है, यानी कि मोमना भाभी से सभी की बातचीत भी होती होगी, सब कुछ होता होगा, लेकिन जो करता धरता है वो महेश है। महेश जो है अब जिसे चाहते हैं काम देते हैं, जिसे चाहते हैं नहीं देते। टीपू कहते हैं कि मैंने उनको कई बार फ़ोन किया, कई बार मैंने कहा कि यार मैं इतना अच्छा पहले भी कर चुका हूँ, मुझे क्यों नहीं देते कैरेक्टर? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे टाइप का निकल नहीं रहा, पिछले 6 सालों से इनको काम नहीं मिल रहा। मतलब बाकी चैनल्स पर मिल रहा है, लेकिन हम टीवी वाले इनको काम नहीं दे रहे, जबकि हम टीवी पर एक बहुत अच्छा और कामयाब प्रोजेक्ट दे चुके हैं। ये बात मैं यहाँ पर इसलिए ज़रा क्लियर करना चाहूँगा कि आजकल शोबिज़ इंडस्ट्री में ग्रुप्स बंदी जो है ना, ग्रुप्स बन गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सब अपने मतलब के लोगों को काम देते हैं। एक ग्रुप बना होगा जिसमें फिरोज़ खान और इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब के साथ, मतलब एक ऐसा ग्रुप होगा जो इन सबको समझते होंगे, वो अपने ग्रुप पे काम करते हैं। फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम टीवी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जो चाहते होंगे कि इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ नहीं करना। आप लोगों ने नोट किया होगा कि फिरोज़ खान को जियो या फिर ग्रीन के अलावा कहीं काम नहीं मिलता, लेकिन दानिश तैमूर जो है वो हर जगह पर काम कर लेते हैं। इसी तरह हमारे और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि सारे चैनल्स पर काम करते हैं, लेकिन फिरोज़ खान को सिर्फ 7 स्काई वाले या बर्दाश्त करते हैं या फिर उनको ग्रीन पे जो काम मिलता है वो उसके साथ कर लेते हैं। हम टीवी पर उनको काम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि ये जो ग्रुप बंदी है ना, इसी वजह से बहुत सारे फनकारों का काम भी रुका हुआ है और बहुत सारे डायरेक्टर्स का भी काम रुक गया है, क्योंकि वो जो ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि ये डायरेक्टर शूट करे और इसमें ये एक्टर्स आए, क्योंकि ये मेरे फर्मा बरदार हैं। और इसी तरह से प्रोड्यूसर भी ये चाहता है कि मेरे साथ ये बंदे काम करें, क्योंकि ये पेमेंट के लिए तंग नहीं करते या फिर जो भी हो, ये सारी चीज़ें, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के काम भी रुक गए हैं। अब टीपू को अगर देखा जाए, टीपू भाई मतलब काम अच्छा करते हैं, अदाकारी भी अच्छी करते हैं, आप सबको पता है। आजकल इनका ड्रामा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। हाँ, उस ड्रामे के हीरो को पसंद नहीं किया जा रहा, लेकिन ये है कि सना जावेद वाला, और क्या नाम है उनका, क्या नाम है यार, बता दो ना, कमेंट सेक्शन में बता दो, सना जावेद वाले ड्रामे का और उस हीरो का। उस ड्रामे में इनकी अदाकारी को भी पसंद किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पे इनको काम नहीं दिया जा रहा, तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, जल्दी नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं। जी, बुशरा अंसारी जी के बारे में आप सभी को पता है कि बुशरा अंसारी बहुत ज़्यादा बोलती हैं, मतलब इस तरह से कि किसी भी टॉपिक पर वो बात कर लेती हैं, और बात करते करते उनके मुंह से कभी कभार ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगती, और फिर लोग उन पर तनकीद करते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि वो अपने ही घर के बारे में बात करते करते अपने वालिद, अपनी नानी और अपनी घर वालों के ऐसे राज खोल दिए जिसे सुनने के बाद लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर, बात शायद उनकी कुछ लोगों को ठीक भी लगी होगी, लेकिन ज़्यादातर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मेरे जो वालिद थे उनकी अपने माँ बाप से नहीं बनती थी, मतलब उनके माँ बाप उनसे नाराज़ रहते थे। उनको लगता था कि वो मेरी नाकामियों को देखकर, मेरी ज़िंदगी की नाकामियों को देखकर, मेरी मायूसियों को देखकर मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उन्होंने वजह ये बताई कि मेरे जो वालिद थे उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी जिस पर उन्होंने अपना पैसा और अपने माँ बाप का भी पैसा लगा दिया था, और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, पैसा सारा डूब गया था और पैसा कमाने नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनके माँ बाप उनसे नाराज़ रहते थे और ये भी अपने वालिदैन से नाराज़ रहते थे, बिल्कुल खामोश रहते थे। अब ये किस्सा ज़रा गौर से सुनिएगा। वो कहती हैं कि काफ़ी टाइम गुजर गया, वक्त गुजर गया, तो मुझे ना बहुत मतलब 25-30 साल पहले मुझे एक ख्वाब आता है। मुझे ख्वाब में ये दिखाया, मुझे मेरी नानी नज़र आती हैं और दिखाया ये जाता है कि पहाड़ पर वो खड़ी हैं, और मैंने कहा नानी आप तो यहाँ पर इस्लामाबाद में पहाड़ों में, ये आप क्या कर रही हैं, कहाँ मौजूद हैं आप? तो वो कहती हैं कि मैं यहीं पर होती हूँ। आप बुशरा अंसारी जी कहती हैं कि मैंने कहा आप तो मर गई थी। उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं पर होती हूँ। अब वो कहती हैं कि ये ख्वाब मैंने अपने वालिद साहब को सुनाया, तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो कहती हैं कि आप लोग आते ही नहीं हो मुझसे मिलने के लिए, आया करो ना।
अब वो ये अपना ये ख्वाब जो था वो अपने वालिद साहब को सुनाती हैं, तो वालिद साहब जो हैं वो जाते हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में कब्र ढूंढते हैं। उन्होंने कोई नंबर वगैरह बताया, वो कब्र के पास बैठ के रोते रहे, सही गिड़गिड़ा कर रोते रहे, शायद माफ़ी मांगना चाहते थे। लेकिन अब देखें दूरी इतनी थी कि वालिद साहब को असल कब्र का ही नहीं पता था। जब वो रो धोकर वापस गए, अपनी बहन को बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो वो कब्र ही नहीं थी, माँ जी की कब्र का नंबर तो ये है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कह रही थी कि इतनी दूरी और इतनी चीज़ें मतलब वालिदैन से दूरी थी कि उनको यही नहीं पता था कि वालदा की कब्र कौन सी है। ये तो बड़ी बदनसीबी है यार। खैर, वो नाराज़गी और ये सारी बातें इस हद तक पहुंच चुकी थी कि बेटे को अपनी माँ की कब्र का नहीं पता। खैर, ये बात वो बता रही होंगी शायद इस नज़रिए से बता रही होंगी कि बच्चों को अपने माँ बाप से इतना दूर नहीं होना चाहिए, गलतियों पर कोताहियों पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माँ बाप के करीब रहना चाहिए। उनके बताने का मकसद ये होगा। लेकिन लोगों ने इस बात को इस तरह से पकड़ा और कहा कि ये होती है वो बीमारी जिसकी वजह से आप मतलब ये जो बीमारी होती है ना, बहुत ज़्यादा बोलने की, बोलते जाओ और कभी कभार ऐसा होता है कि आप बोलते बोलते अपने घर के वो राज, मतलब अब अपने माँ बाप की नाराज़गी या अपने नानी नाना के साथ जो कोई आपके वालिद ने सलूक किया, इन चीज़ों को आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। साथ उन्होंने ये कहा कि कभी मेरे वालिद ने बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन वो खामोश हो गए थे, माँ बाप से बात नहीं करते थे, वो भी शायद नहीं करते थे। तो वो ये किस्सा बता रही थी, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये किस्सा नहीं सुनाना चाहिए था। अपने माँ बाप के जो राज थे, मतलब जाहिर है यार, अब मेरे वालिद साहब या वालदा के साथ, मेरी वालदा कई बार वीडियो बना रहा था, आपने देखा होगा बार बार बीच में कट आते हैं, तो वो क्या होता है कि अम्मी थोड़ी देर बाद आती है, मैं कुंडी नहीं लगाता, मतलब अपना जो स्टूडियो रूम है इसको कुंडी नहीं लगाता, अम्मी हर थोड़ी देर बाद आती हैं, कहती हैं वो लस्सी पिएगा, फलां करेगा, कभी कहेंगे सभी को ये क्यों कहा है, कभी कहेंगे कि वो मेरी बहू को ये क्यों कहा है, बार बार आती हैं, गालियाँ देती हैं, सब कुछ करती है। अब क्या कर सकता हूँ, मतलब माँ हैं, वो करती हैं, कभी हम भी नाराज़ होते हैं, लेकिन अब रोज़ाना ये किस्से सुना नहीं सकते हम, ये बता नहीं सकते कि आज अम्मी ने क्या कहा और मैंने बदले में क्या कहा, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब हिचकिचाहट होती है कि यार फैमिली की बातें अब कैमरे के सामने, लोगों के सामने बैठकर क्या करें। तो वो ये सारी बातें बता रही थी, तो मुझे यूँ लगा कि यार इस बात को ना हमें इस तरह से लेना चाहिए कि वो शायद ये बताना चाह रही थी कि माँ बाप और औलाद से गलतियाँ होती हैं और औलाद को ये समझना चाहिए कि माँ बाप किसी बात पर नाराज़ हुए तो पैर पकड़कर, रो धोकर उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो मुझे नाकाम है तो नाकाम ही समझेंगे ना। ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सके तो वो माँ बाप तो यही समझेंगे कि इसने गलत रास्ता चुना, गलत रास्ते पर चला, मेरा पैसा भी डुबो दिया, अपना भी डुबो दिया। लेकिन उनकी नाराज़गियों पर ये नहीं करना चाहिए कि उनसे दूर हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है वो ये कहना चाह रही थी, लेकिन लोगों ने कहा कि अब इनके पास कोई बात नहीं बची तो अपनी फैमिली को बीच में ले आई हैं, अब उस पर किससे सुनाएंगी, अपनी फैमिली के बारे में लोगों से ये बातें करेंगी ताकि लोग इनकी बातें सुने। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी माहिरा खान की उस फिल्म के बारे में जिसका नाम था वरना, और ये फिल्म 2017 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इस फिल्म के आने और जाने की किसी को खबर नहीं हुई। आप सब हैरान होंगे कि माहिरा खान जिन्होंने आज तक जो जो फिल्म्स की, जो जो ड्रामे किए, वो सुपर हिट हुए, लेकिन ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता तक नहीं चला। और इसी फिल्म में इनके साथ थे हारून शाहिद, जिनको आजकल क्या काफ़ी टाइम से बहुत सारे ड्रामों में देखा, और ये इनके मेरा ख्याल है कैरियर में कभी ब्रेक नहीं आई, जब से ये आए हैं करते ही जा रहे हैं काम। एक और बात सुनकर आप हैरान होंगे कि हारून शाहिद सिंगर हुआ करते थे। खैर, इस फिल्म के डायरेक्टर थे शोएब मंसूर, इनका बहुत बड़ा नाम है और ये जो भी फिल्म बनाते हैं वो फिल्म कामयाब होती है। उस फिल्म में इन्होंने हारून शाहिद और माहिरा खान को लिया। आप देखें, ज़रा गौर करें कि एक वो बंदा जिसको एक्टिंग का कुछ नहीं पता, ये खुद बता रहे हैं कि भाई मुझे एक्टिंग का कुछ भी नहीं पता और मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट में ले लिया गया, और मेरे साथ हीरोइन थी माहिरा खान, फिल्म का नाम था वरना। अब ये फिल्म रिलीज़ होती है और बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि उनको लगता था कि माहिरा खान की वजह से तो चल जाएगी ना, और एक इतना खूबसूरत हीरो हमने साथ में लिया है, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। ये कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ज़र्रा बराबर भी नाम नहीं आया, क्योंकि ना तो लोग मुझे जानते थे। एक मिसाल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दी, उन्होंने कहा कि क्रिकेट तो आप खेलते होंगे, देखते भी होंगे,
अब एक तरफ मैच चल रहा है और मैच में आप देखते हैं कि आपके साथ जो है वो वसीम अकरम हैं, शोएब अख्तर हैं और बाकी सुपर स्टार प्लेयर्स हैं और वो प्लेयर्स हैं जिनका एक नाम है, वो आपके साथ हैं और आउट जो है एक नया प्लेयर हो जाता है, दूसरा भी नया प्लेयर आउट हो जाता है, तो नाम किस पर आएगा? नए प्लेयर्स पर या फिर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, सईद अनवर, ये जितने बड़े प्लेयर्स थे इन पर आएगा? यकीनन उन पर आएगा कि यार उनकी गलती से मैच हारे हैं, वो इतने बड़े प्लेयर्स, उनको चाहिए था इस तरह से खेलना चाहिए था। इसी तरह इस फिल्म का जो सारा का सारा मलबा था वो बड़े बड़े स्टार्स पर आया, मायरा खान पर आया, मेरे पर नहीं आया। अब ये फिल्म मैंने ना सुनी थी ना मुझे पता था, लेकिन हारून शाहिद की बातें सुनकर मैं खुद हैरान हो गया। और ये बातें भी मैं सुनकर हैरान हो जाता हूँ जब लोग ये बताते हैं कि मुझे कॉन्सर्ट्स मिलते हैं, मैं गाता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं इस सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि यार इसको तो मैं सिर्फ फनकार समझता हूँ, मतलब फनकार मीन अदाकार समझता हूँ। खैर, इनकी ये बातें सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। आप लोग कह रहे होंगे कि यार 2017 में शायद उस तरह से सोशल मीडिया और ये सब कुछ नहीं था, इसलिए फिल्म फ्लॉप हुई। तो आप ये ज़रा पीछे जाके देखें, फिल्म चूड़ियाँ और ये बाकी जो फिल्म्स थी ये भी तो कामयाब हुई थी। और उस दौर की, जैसे मौला जट पुरानी फिल्म जो थी, उसने उस दौर में पता नहीं कितने पैसे कमाए थे। अगर उसको आज की फिल्म मौला जट के साथ कंपेयर किया जाए तो उस फिल्म ने ज़्यादा कामयाबी हासिल की थी, क्योंकि उस दौर में कोई आपके पास इंस्टा नहीं था, टिकटॉक नहीं था, आपके पास फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ना आपके पास पब्लिक में आकर ये लोग मॉल्स में जाकर पब्लिसिटी करते थे। बस वो फिल्म आई और उस फिल्म ने इतना बिजनेस किया कि उसके बाद सुल्तान राही साहब जब तक ज़िंदा रहे, जब तक वो ज़िंदा रहे, इनके साथ सारे वो बदमाश एक्टर्स जो विलन का किरदार अदा करते थे, बदमाश एक्टर्स का मतलब ये है कि वो रियल लाइफ में नहीं, मतलब उनके साथ सुल्तान राही के साथ जो आते थे, मुस्तफ़ा कुरैशी, हुमायूं कुरैशी, ये जितने सारे लोग थे, ये सारे करोड़ों में खेलते रहे। लेकिन जैसे ही सुल्तान राही साहब चले गए तो 25 साल जिन्होंने इंडस्ट्री को संभाल के रखा, इंडस्ट्री भी बिल्कुल बैठ गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुल्तान राही साहब की वजह से वो नहीं, जब तक वो जिंदा रहे इंडस्ट्री जिंदा रही। लेकिन जब सुल्तान राही साहब गए उसके बाद रैम्बो, शान, मोहम्मद राना, ये बाकी जितने भी आए, इनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री नीचे 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 आते आते बिल्कुल ख़त्म हो गई। खैर, ये थी आज की खबरें, लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हॉरर स्टोरी आपको ज़रूर सुनाऊंगा और मेरे लिए बहुत सारी स्टोरीज़ लोगों ने भेजी, लेकिन एक स्टोरी जो मेरे अपने रिलेटिव ने सुनाई, उस स्टोरी को सुनते हुए उफ, वो जो खौफ आया ना, मैं बता नहीं सकता। कहानी कुछ इस तरह की है कि पुराने वक्तों की बात है, जब गाड़ियाँ नहीं होती थी, रोडों पर लाइट्स नहीं होती थी। ये जो गोश्त का काम है ना, ये जो लोग गोश्त आप दुकानों पे देखते हैं बिकता है, और ये जो काम करते हैं ये रात को करते हैं। उनमें से एक हमारे रिलेटिव हैं जो साइकिल पर गोश्त जो है वो दिया करते थे, मतलब जहाँ ज़िबा होता था वो अपनी साइकिल पर रख कर जाकर उस दुकान पर गोश्त दिया करते थे। वो कहते हैं कि रात सर्दियों के तकरीबन 2 बजे का टाइम था, मैं अपनी साइकिल पर गोश्त लाद कर जा रहा था और एक ऐसी जगह जहाँ पर उतराई थी, उतराई उतरते हुए पिंडी का इलाका है, पीएफ सिनेमा के करीब। वो कहते हैं कि मैं उतराई उतर रहा था और वहाँ पर मुझे रात 2 बजे एक छोटा बच्चा नज़र आता है जिसकी आंखों में बहुत एक अजीब सी चमक थी। वो मुझे कहने लगा कि चाचा मुझे आगे तक छोड़ देगा। मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि रात के इस पहर ये बच्चा सर्दियों में नंगे पाँव कैसे घूम रहा है। उन्होंने कहा कि तू देख सकता है आगे भी गोश्त पीछे भी गोश्त लदा हुआ है, मैं तुझे कहाँ बिठाऊँ, और आगे इतनी चढ़ाई है यार, मैं बड़ा मुश्किल से आगे धकेल के लेके जाता हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं बिठा सकता। वो कहते हैं कि जब मैंने उस बच्चे की आंखों में देखा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं इसके काबू में हो गया। वो बच्चा ना तो आंख चपक रहा था और ना ही उसकी आंखों में कुछ बच्चों वाली बात थी, एक अजीब सी रोशनी थी, एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ नहीं पा रहा था ये इससे मैं क्या बात करूं। बस मैं इतना ही कह पाया कि चलो ठीक है बैठ जाओ। वो बच्चा, मुझे पता भी नहीं चला, अचानक से पीछे खुद ही चढ़कर बैठ गया और मैंने साइकिल चलाना शुरू की। जैसे जैसे वो चढ़ाई जहाँ पर रोज़ाना मैं बहुत ज़ोर लगा कर चढ़ता था, साइकिल इतनी हल्की होगी कि वो साइकिल खुद ब खुद रमा दमा होकर चलने लग गई। मैं हैरान था कि आखिर आज क्या है। वो बच्चा कहता है चाचा ज़ोर तो नहीं लगाना पड़ रहा। मैंने कहा नहीं पुत्र, आज तो कोई ज़ोर नहीं लाना पै रहा। साइकिल चलाते जा रहे हैं, बच्चा पीछे गुनगुनाता जा रहा है और ऐसी आवाज़ जैसे गूंज रही हो,
एक आवाज़ होती है ना कि जैसे आप फिल्मों में भी देखते हैं कि कोई रूह या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आवाज़ गूंजती है। वो बच्चा कुछ गुनगुना रहा था, वो ऐसा गुनगुना रहा था कि ना वो गाना मैंने ज़िंदगी में सुना था, वो कहते हैं कि ना मैंने ऐसी, क्योंकि पहले दौर में आपको पता है कि लोग गाने ये सब बहुत शौक़ से सुना करते थे। फिल्म रूज पर थी और लोग रात को फिल्म देखकर अपने कामों पर भी जाया करते थे, घर भी लेट आया करते थे, कुछ ऐसा था। वो कहते हैं कि मैं हैरान था कि वो कुछ ऐसा गुनगुना रहा है जिसमें बहुत सुरूर है, और वही सुनते 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 मेरी साइकिल तेज़ होती जा रही है, तेज़ होती जा रही है, तेज़ होती जा रही है। और जैसे ही वो चढ़ाई ख़त्म होती है तो पीछे पलट कर देखता हूँ कि साइकिल भी भारी होने लग गई और वो बच्चा भी गायब। वो बच्चा कब उतरा, कहाँ उतरा, कैसे उतरा, नहीं पता। लेकिन उसके बाद मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ तारी होने लगा और मैं साइकिल चलाता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक आवाज़ आती है, आज अगर तू साइकिल पे ना बिठाता तो शायद सुबह तू खुद लोगों के कंधों पर होता। वो कहते हैं कि मैं ऐसे ना सर्दियों में, मतलब एक तो पहले ही ठंड थी लेकिन मेरे हाथ यूं कपकपाने लग गए और वहाँ से मैं साइकिल आगे चला नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पाँव भी कपकपा रहे थे, जोर नहीं लग पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं घर पहुँचा, गोश्त उतारा और उसके बाद जो है वो मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। इसके बाद जो उन्होंने अगली बात बताई वो बड़ी गौर व फिक्र वाली थी कि जहाँ पर लाइट नहीं होती थी और खून बह रहा होता था, गोश्त होता था, तो इन चीज़ों पर, गोश्त पर ये चीज़ें लोग पहले ढाँप कर लाया करते थे, कभी भी खुली नहीं लेकर आते थे। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने लोग हैं वो गोश्त या कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको कलरफुल थैले में या किसी चीज़ में डालते हैं। वो कहते हैं कि हम कभी भी खुला गोश्त नहीं लाते थे। उस दिन ये हुआ कि जब मैंने गोश्त डाला उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला था। और इन चीज़ों पर ये बाहर की चीज़ें जो चुड़ैलें, जिन, भूत ये सब होते हैं, ये बहुत आशिक हो जाते हैं और इन चीज़ों पर ये बहुत दीवाने हो जाते हैं। और इसी के इर्द गिर्द ज़ाहिर लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल सन्नाटा, खौफ, और वहाँ ये चीज़ें खुली घूम रही होती थी। तो वो कहते हैं कि बस वो खौफ इतना तारी हुआ कि मैं दोबारा कभी भी उस रोड पर ना जा सका उस वक्त तक, जब तक लाइटिंग, चीज़ें सब बदल नहीं गया। लेकिन जब तक वीरान था मैं कभी रात को नहीं निकला और वो खौफ आज भी याद करता हूँ तो मेरे पे तारी हो जाता है और मुझे कपकपी लग जाती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर भेजिएगा, अगली स्टोरी आपकी भी हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।